Welcome back, everyone. Today we will continue with French Revolution, 9th class history, first chapter, French Revolution. इसमें हमने लास्ट जो आपका देखा था 14 जुलाई को, क्या ऐसी घटना घटित हुई थी कि जिसकी वजह से जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हिस्टोरियंस आपके मानते हैं कि भाई उसकी वजह से आपका जो 14 जुलाई 1789 के दिन जो घटना घटित हुई, सो बिकॉज ऑफ दैट जो आपकी पूरे फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर, उसके कंट्री साइड रीजन में जो एक रैयत जो दंगे वगैरह शुरू हो गए और रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। ठीक है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के अंदर आपकी जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, लोग थे, वहां पर माहौल कैसा था। फ्रांस के अंदर फ्रेंच सोसाइटी में माहौल कैसा था कि भी इसकी वजह से जो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो उसमें इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। तो बर्बन फैमिली के जो लुइस 16 था, उसको जो है 1774 में राज सिंहासन पर, गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है। सो ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। तो कितना था वो? 20 ईयर्स ओल्ड था और मैरिड टू ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी। तो उससे 20 साल की उम्र थी उसकी और उस ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से उसकी शादी की गई। और अपॉन हिज असेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब उसका राज सिंहासन किया गया, राज्याभिषेक किया गया, जब उसको बैठाया गया, तो जब उसको पता चला कि भाई उसका खजाना तो खाली है, ट्रेजरी तो खाली है उसकी, खजाने में उसके पास तो है ही नहीं कुछ। सो क्यों? क्योंकि भाई लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड डिस्ट्रॉयड द फाइनल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। जितने ज्यादा फ्रांस ने आज से पहले लड़ाई वगैरह, वॉर, युद्ध किए थे, उसकी वजह से जो ट्रेजरी है यानी खजाना है फ्रांस का, खत्म हो चुका था। So there was also the cost of maintaining an extravagant court at the West Palace of Versailles. तो अब वहां पर जो उनके ऊपर जो है बड़े, इतना बड़ा बड़ा कोर्ट, उनके महल वगैरह, और वो मेंटेनेंस जो चीजें होती हैं उनको मेंटेन करना काफी महंगा। जो राज बार, जो घर बार होते हैं उनके, राज सिंहासन होते हैं, उनको मेंटेन करना वो नहीं होता, उनके काफी खर्चे होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। ठीक है। तो वो भी चीजें थी वहां पर। और अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो लुइस 16 के जब वो कंट्रोल में था, जब वो राज्य उसके कंट्रोल में था, तब जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो थी, जो ब्रिटेन, कॉमन एनिमी, जो फ्रांस के भी दुश्मन थी और अमेरिकन कॉलोनीज की भी दुश्मन थी, उनसे उनको आजाद करवाया गया। The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. तो ये जो उनकी लाइवर्स, उनकी करेंसी थी, लाइवर्स पहले, तो अब जो इसने लड़ाई की है, वॉर किया, इसकी वजह से जो है 1 बिलियन लाइवर्स और ऐड हो गए उसके कर्ज में, क्योंकि उसने पहले ही कर्ज ले रखा था। 2 बिलियन लाइवर्स हो गए उसके। ठीक है। नेक्स्ट, lenders who gave the state credit now started to charge 10% interest on loans. अब जो जिन्होंने लोन दे रखा था राजा को या फ्रांस को, अब उन्होंने क्या किया, जब इतना ज्यादा कर्ज बढ़ गया, तो उन्होंने 10% इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया लोन के ऊपर। ठीक है। लाइवर्स क्या होते हैं? आपके यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। ठीक है। ये करेंसी यूनिट थी आपके फ्रांस की, जो 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई, खत्म कर दी गई। So the France government was obliged to give huge amount of interest from the budget. तो फ्रांस गवर्नमेंट जो अपना बजट निकालती थी, बजट बनाती थी, उसके अंदर से उसको बहुत ज्यादा हिस्सा अपना टैक्सेस पे, सॉरी, अपना जो डेप्ट था, उधार पे करने के लिए उसको वो देना पड़ता था। टू fulfill its regular expenses like cost of maintaining an army, the court running, government officer और यूनिवर्सिटी, the state was forced to increase taxes. तो इतनी चीजें होती थी भाई, इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देना, यूनिवर्सिटी वगैरह चलाना, और तो इसी चक्कर में जो है स्टेट को क्या करना पड़ा, अब राज्य को, राजा को स्टेट के अंदर टैक्सेस इंक्रीज करने पड़े। जिस भी चीज पे टैक्सेस लगते थे पहले, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए अब। ठीक है। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। तो ये जितने भी स्टेप लिए गए, बट ये भी सफिशिएंट नहीं थे उस टाइम पे कि भी ये फुलफिल की जाए। तो इसमें आपका देख लेते हैं पहले कुछ वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। जो चर्च के अंदर स्पेशल फंक्शन करते हैं, जैसे पुजारी होता है हमारे यहाँ पे, वैसे ही क्लर्जी आपका होता है। ठीक है। और टेथेस आपका होता है टैक्स लेव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो टेथिस जो है आपका चर्च के द्वारा टैक्सेस लगाए जाते थे वहां पे, कि भी जो भी किसान होगा, पीजेंट होगा, वो जो जितना भी प्रोडक्शन है उसका 10% चर्च को उसको देना पड़ेगा। ठीक है। टाइल टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। तो टाइल एक स्टेट होता था जो डायरेक्टली किसको, स्टेट गवर्नमेंट को उनको पे करना पड़ता था। So French society in the 18th century was divided into three stages and only members of the third estate paid taxes.
तो इसके अंदर जो है आपके तीन स्टेज में उनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन क्लर्जी, सेकंड वन नोवेल्टी एंड थर्ड वन आपकी जो इसमें देखिए फर्स्ट पे जो आपके बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिशियन, और फिर ये आपके जो स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स होते थे। मेनली जो थर्ड एस्टेट होता था क्लर्जी और नोवेल्टी वालों को, तो अभी देखते हैं हमें क्या छूट थी उनकी, डिस्कस करते हैं अभी। द टर्म ऑफ ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो 1789 से पहले जो आपकी टर्म यूज की जाती थी फ्रांस सोसाइटी के लिए, द ओल्ड रेजिम, ठीक है, फ्रांस जो इंस्टीट्यूशन थे या सोसाइटी थी उनके लिए ये यूज किया जाता था। तो पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो आपके किसान होते थे वो वहां की 90% पॉपुलेशन थे। तो हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टीवेटेड। तो लेकिन 90% तो थे, बट क्या था, स्मॉल नंबर ही, कुछ ही उनमें से 90% में कुछ परसेंट ही ऐसे जो पीजेंट्स थे जिनके पास खुद की जमीन होती थी, और वो भी छोटा सा हिस्सा होता था, और वो उसको कल्टीवेट करते थे खुद की जमीन को। एंड 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। तो जो बाकी 60% थी, जो 60% लैंड थी, मेनली लैंड, वो आपकी किसके द्वारा, जो नोबल्स होते थे, चर्च जो हैंडल करते थे या चर्च के अंडर आती थी, या जो अदर रिच मेंबर होते थे थर्ड एस्टेट के, उनके अंदर ये आती थी आपकी। इसके अंदर फिर आपका द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स दैट क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सम स्पेशल राइट्स बाय द बर्थ। तो आपके क्लर्जी और नोबिलिटी में जो आपके फर्स्ट टू स्टेट में लोग आते थे, उनके पास कुछ अधिकार होते थे, जन्म सिद्ध अधिकार, यानी कि जन्म से ही उनको वो अधिकार मिल जाते थे। क्या होते थे? द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि भाई उन्होंने स्टेट को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को उनको कोई टैक्स देना ही नहीं, ठीक है। सो द नोबल फर्दर एंजॉयड सम स्पेशल राइट लाइक कलेक्टिंग फ्यूडल टैक्स फ्रॉम पीजेंट। अब इसके ऊपर से उनको एक फायदा और था कि भाई अब वो टैक्स ना तो देते थे, ऊपर से कलेक्ट और करते थे किसानों से, ठीक है। फ्यूडल टैक्स वो कलेक्ट और करते थे, ये फायदा और था उनको, ठीक है। द चर्च टू टैक्सेस कॉल्ड टेथेस फ्रॉम द पीजेंट। तो अब हमने जो टेथेस अभी टैक्स देखा था ना, तो वही टैक्स ये चर्च खुद कलेक्ट करता था आपका किसानों से। These included a direct tax called taille, तो डायरेक्ट टैक्स भी होता था जो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था, टाइले, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर टेकन ऑन द एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट और टबैको। और जो कुछ अलग नंबर ऑफ टैक्सेस भी थे कि भाई जो डेली कंजप्शन की चीजें होती है उनके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता था। जैसे इंडिया वाले में अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया के ऊपर जैसे आपका साल्ट के ऊपर कर लगा दिया था, और फिर आपके गांधी जी ने जो है क्या किया था, दांडी मार्च निकाला था, ठीक है। तो द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज टेकन बाय द थर्ड स्टेट ओनली। तो अब इसमें देखा जाता है कि भी जो बर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तो स्टेट टैक्सेस का, जो थर्ड स्टेट जो होती थी, यानी कि जो आपकी पीजेंट्स या लोअर क्लास के लोग थे, उन्हीं के ऊपर सारा बर्डन आ जाता था टैक्सेस वगैरह पे करने का, ठीक है। ऊपर वाले तो कुछ नहीं करते थे, पहली बात तो उनको टैक्स पे करने में छूट होती थी, ऊपर से वो टैक्सेस और कलेक्ट और कर लेते थे, ओके। So this was all about the French society in the 18th century, late 18th century. So अभी के लिए इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।